हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस कुछ दिनों पहले एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया और उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज कर दिया बिकॉज एग्जाम पैटर्न ऐसा चेंज हुआ है अब की बार कि सब कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि सर ये कैसे तैयारी करें, इसको कैसे अप्रोच करें, कैसे इसको प्रिपेयर करें। तो आज इस वीडियो में गाइस हमारा एजेंडा यही होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो पैटर्न चेंज हुआ है हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और हम बात करेंगे कि उसको कैसे आपको समझना चाहिए, कैसे आपको इसको इम्बाइब करना चाहिए ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाओ। फिर हम डिस्कस करेंगे गाइस इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, नॉट इन योर ऑन योर प्रिपरेशन बट ऑन योर एग्जाम, कि एग्जाम पे क्या इसका इफेक्ट होगा, क्या चेंजेस जो हमें देखे हैं उसको हम उससे अज्यूम कर रहे हैं कि इन चेंजेस से वो क्या चाह रहे हैं, किस चीज को टेस्ट करना चाह रहे हैं। दैट इज what we will be discussing in this session. And last but not the least, इसको टैकल करने की स्ट्रैटेजी, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, वो भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, और अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी काम की वीडियोस हम डेली आपके लिए लेके आते हैं ताकि आप अपनी प्रेपरेशन को और स्ट्रीमलाइन कर सकें और बेहतर कर सकें और अपने स्कोर को और आगे ले जा सकें। तो गाइज विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स जंप इनटू द सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में क्या पैटर्न में चेंज आया है अब की बार, और उससे हम क्या हम समझ सकते हैं और हमें फिर कैसे उसको टैकल करना चाहिए, क्या नए टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी बार। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम बात करें चेंज क्या आया है आपकी बार, तो प्रीलिम्स में जो आपका फेज 1 एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसमें हमें क्या देखने को मिला है। पिछले साल तक इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस रहते थे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी में आपके 35 क्वेश्चन रहते थे, जिसका टोटल बनता था हमारा 100। लेकिन इस साल उसने क्या चेंज किया है, अब की बार उसने इंग्लिश के क्वेश्चन 30 से 40 कर दिए हैं, तो मतलब सीधा 10 क्वेश्चन का जंप लगाया है। और यहाँ पे ऑन द अदर हैंड रीजनिंग में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में उसने 5 माइनस कर दिए हैं, तो यहाँ से -5 करके दोनों में से, और यहाँ पे उसने +10 कर दिया है। तो ये हमें एक चीज समझनी है गाइस कि इस +10 का क्या रेफरेंस है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा और हमें इसको कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए। बट एक और चीज देखने वाली है गाइस, सेक्शनल टाइमिंग कहीं चेंज नहीं हुआ है। सेक्शनल टाइमिंग पहले भी 20 मिनट्स होता था सभी के लिए, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश तीनों के लिए 20 मिनट्स मिलते थे आपको, 1 घंटा टोटल टाइम होता था। और अब भी वही सेम टाइम है, लेकिन जो चेंज हुआ है वो क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है गाइस, इसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, अब की बार जो पीओ में जो नंबर ऑफ वैकेशंस, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो काफी कम हो गई हैं, लगभग 600 के अराउंड वैकेंसी आई है आपके पास। तो वो एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है गाइस। इससे क्या होगा, आपकी फिल्ट्रेशन उनके लिए आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले जो कट ऑफ क्वांट्स और रीजनिंग के बेसिस पे बनती थी, ज्यादा इंग्लिश थोड़ा सा बैक बर्नर पे रहता था। अब इंग्लिश आपका प्राइमरी एक सोर्स बन गया है कट ऑफ अचीव करने का। और ऑन द अदर हैंड आपका जो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो थोड़े से अब बैक बर्नर पे चले गए हैं, वो थोड़ा सा पीछे चले गए हैं। तो अगर आप देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी भी उतने ही हैं, 100 ही हैं, लेकिन इंग्लिश में आपकी बार 40 क्वेश्चंस आएंगे। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, मेंस का हम आगे डिस्कस करेंगे। रीजनिंग और क्वांट में आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इससे क्या होगा गाइस, देखना, वर्ड आपको टाइम उतना ही मिल रहा है, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग में जहां आपको 35 करने होते थे वहां आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम मिलेगा आपकी बार। लेकिन इंग्लिश में जहां पे आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस मिलते थे, अब की बार आपको बढ़ा के 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं उतने ही टाइम में। तो अब एक चीज समझो गाइस, आपको 20 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस आपको टारगेट करने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आएगा गाइस यहाँ पे आपके टाइम मैनेजमेंट का, कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो। 20 मिनट में कौन से, देखो 20 मिनट में 40 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, ये सबको क्लियर पता है, क्योंकि उसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसमें क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, अलग अलग एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो अपने टाइम को मैनेज करेगा, पहले छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा ताकि बड़े क्वेश्चंस जो बाद में रह जाएं उनको हम बाद में अप्रोच कर पाएं। तो ये एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहाँ पे आपके, अपने टाइम को मैनेज करना आपको शुरू करना है अब, कि अपनी टाइम लिमिट 20 रखनी है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है मैक्सिमम आउट ऑफ 40। तो अगर आप 30, 32, 35 तक पहुंच जाते हैं अपने अटेम्प्ट में,
अगर 30 भी पहुंच जाते हैं दैट वुड बी एन एक्सीलेंट अटेम्प्ट इन दिस पेपर। लेकिन इसमें हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं गाइस, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं तो कुछ नए तरह के क्वेश्चंस भी देखने को इस साल आपको मिल सकते हैं अपने प्रीलिम्स एग्जाम में, राइट। तो ये एक वेरिएशन है जो आपको बहुत ही ध्यान से समझ के चलना है कि अब की बार इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आएंगे 20 मिनट के लिए, क्वांट्स और रीजनिंग में 30 ही क्वेश्चन आएंगे सेम 20 मिनट्स के लिए। तो अब की बार आपका क्वांट्स और रीजनिंग में अटेम्प्ट यहां बढ़ जाएगा और इंग्लिश का जो अटेम्प्ट है वो भी कहीं ना कहीं आपको इंक्रीज करना है, क्योंकि कट ऑफ इससे जरूर हाई होने वाली है गाइस, क्योंकि इंग्लिश इज यूजुअली ऑन द इजियर साइड एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग एबिलिटी। तो इंग्लिश अगर हम क्वांट्स और रीजनिंग से कंपेयर करें तो वो थोड़ा इजी रहता है। तो इसलिए आपको इंग्लिश में आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो दैट इज वन बेनिफिट दैट यू हैव इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, अब इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए गाइस? सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको वो देखो, अब कितने ही वर्टिकल्स हैं जिस पे आपको वो टेस्ट कर सकता है इस एग्जाम में। तो ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो 3 वर्टिकल्स बनते हैं हमारे, ग्रामर, वोकैबुलरी और आपका कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। इन 3 चीजों पे वो आपको टेस्ट करता आया है आज तक और अभी भी इन्हीं 3 वर्टिकल्स पे वो आपको टेस्ट करेगा। हो सकता है आपकी बार शायद एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एक्स्ट्रा डाल दे थोड़ा सा लेंदी बनाने के लिए, क्या पता हो सकता है आपके बार कुछ नए क्वेश्चन ले आए, जैसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस ले आया, या फिर फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन उसने यूज करे, या फिर अब की बार उसने हो सकता है क्या पता एक्टिव पैसिव और नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन पूछ ले वो। तो हमें तीनों चीजों के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। अगर हम ग्रामर की बात करें तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टेस्ट होती है जिसमें वो हमारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। वोकैबुलरी में अगर हम बात करें तो आपकी मेमोरी स्किल्स और आपकी रिकलेक्शन पावर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्टेक्चुअल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे बोलते हैं सर एनालिटिकल स्किल्स और ये सब वो सब अपनी जगह पे सही है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गेम होता है आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी का, कि आप कितने एफिशिएंट हो, मतलब आप कितने कम टाइम में अपना पैसेज पढ़ सकते हो, और कितने एक्यूरेट हो, उतने टाइम में आप कितने आंसर्स आप ठीक ढूंढ सकते हो। तो ये चीजें रोल प्ले करेंगे आपके इन 3 वर्टिकल्स में। अब इन 3 वर्टिकल्स को आपको प्रिपेयर करना कैसे है गाइस? ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, क्योंकि अब जब ज्यादा क्वेश्चंस है ना गाइस तो वो ऐसे पिक्यूलियर क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला है आपके बाद, जो मुझे लग रहा है कि जो अटेम्प्ट करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अब तक क्या रहा है गाइस कि वो 120 रूल कर लो या ऐसा ये पढ़ के चले जाओ इससे हो जाएगा। अब की बार ऐसा नहीं चलेगा, अब की बार आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको अब समझो गाइस नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो उसको टफ करना पड़ेगा। वो सेम फिल्ट्रेशन प्रोसेस पिछले साल जैसा नहीं बना सकता, क्योंकि पिछले साल जैसा ही अगर पेपर बनाएगा तो उतने ही बच्चे क्लियर हो जाएंगे जितने पिछले साल हुए थे। लेकिन क्योंकि उसको फिल्ट्रेशन ज्यादा करना है आपकी बार, क्योंकि अब की बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो इसलिए वो पेपर में ऐसे चेंजेस लेके आएगा जो बच्चे को सरप्राइज करेंगे। और सरप्राइज से डील करने का तरीका क्या है? ठीक है, लुक फॉर योर बेसिक्स। बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी ग्रामर की बहुत जरूरी होगी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जो। अच्छा, आपको इंटरलिंकेज ऑफ टॉपिक्स आपको समझ आना चाहिए। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप हमें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, 5 7 या 10 टॉपिक बता दो जो हमें कवर करने हैं, बस हम वो करके चले जाएंगे एग्जाम में। गाइस, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो सब्जेक्ट नहीं है। तो जब आप इंग्लिश को तैयार करते हो तो आपको समझना है कि या तो आपको सारी इंग्लिश आएगी या फिर आपको नहीं आएगी, राइट। अब ऐसा कुछ नहीं है कि सर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो और उनमें से ही क्वेश्चन आ जाएं और आप मतलब उन्हीं वही सॉल्व भी करके आ जाओ और आपको जॉब भी लग जाए उसी बेसिस पे। इतना इतना नहीं होगा। अब थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल होने वाला है ये। तो आपको अपने बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना पड़ेगा। और इंटरलिंकेज का मतलब क्या है? आपने जहां से शुरू किया पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो कनेक्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कनेक्ट होता है नाउन प्रोनाउन से और टेंसेस से। ठीक है, ये सारे टॉपिक कनेक्ट होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस से, मोडाल से और आपके एडवांस वर्ब से। फिर यही सबको कंटिन्यू करते हुए फिर आपका प्रेडिकेट सेकंड पार्ट आता है, जिसमें हमें प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, एडवर्ब्स, इंटेंसिफायर्स, ये टॉपिक भी हमें कवर करने पड़ते हैं टू कवर द होलिस्टिक अंडर नेचर ऑफ ग्रामर। और हो सकता है इस बार शायद आपको एक्टिव पैसिव या नरेशन भी की जरूरत पड़े। गाइज, ये सारी वीडियोस हमने अपने चैनल पे अभी रिसेंटली मैंने सारे टॉपिक्स आपको करवाए हैं बाय द वे। तो अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें आप शुरू से देखना शुरू करो। 1 1 घंटे के लेक्चर्स हैं, आप जितना जल्दी कवर करोगे उतनी ही बेटर आप इसमें स्कोर कर पाओगे, उतना ही बढ़िया अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाओगे। नाउ
फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होगी गाइज अब आपको कॉन्सेप्ट्स की और अपने लॉजिक की, कि आप वहाँ पे जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने मॉक टेस्ट के बेसिस पे हम पेपर दे के आ पाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको तैयारी करके जानी पड़ेगी उसकी। वोकैबुलरी को आपको टाइम से कवर करना करना पड़ेगा गाइज, बिकॉज उसके बिना आप एक्चुअल में कॉन्टेक्चुअल रीडिंग आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो स्टार्टिंग योर वोकैबुलरी और कवरिंग योर वोकैबुलरी इन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज से स्टार्ट करो एक रीडिंग हैबिट जिसमें आप डेली नए नए वर्ड सीखना शुरू करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल होगा आपके लिए एग्जाम को स्कोर कर पाना। नो गाइज, अब क्या टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि इस साल आपसे पूछे जा सकते हैं या इस साल टारगेट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज हमारे ग्रामर वाले पार्ट की। तो यहाँ तक टॉपिक नंबर 11 तक आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स, प्रोनाउंस, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर करके जाना, ये बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं। कंजंक्शंस, एडवांस वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, ये आपका यहाँ तक ग्रामर कवर होता है गाइस। आर्टिकल्स आप एडजेक्टिव्स के अंडर ही पढ़ सकते हो, नहीं तो मैंने अब तो अलग से एक चैप्टर पूरा एक वीडियो लेके और पढ़ाया है मैंने इस अपनी प्लेलिस्ट में, इसी सीरीज में। ना इसके बाद हम चलते हैं गाइस अपने वोकैबुलरी की तरफ। और वोकैबुलरी में वो क्या क्या पूछ सकता है आपसे, अब की बार मुझे लग रहा है शायद हो सकता है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन भी पूछे आपसे। हो सकता है सिनोनिम एंटोनिम तो आएगा ही आएगा गाइस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता ही आता है। और हो सकता है अब की बार वो आपसे फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर भी क्वेश्चन डाल दे, क्योंकि 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने हैं तो वो कोई ना कोई तो नया पैटर्न जरूर इंट्रोड्यूस करेगा बच्चों को सरप्राइज करने के लिए। तो मैं कहूंगा गाइज इसमें वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन भी जरूर करके जाना, और अपने वोकैबुलरी में इडियम्स एंड फ्रेजेस और अपनी फ्रेजल वर्ब भी जरूर कवर करके जाना, बिकॉज एग्जाम में ये आपकी बार एक्सपेक्टेड है। और अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट, ये भी आपको तीनों आपको टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। अब रीअरेंजमेंट की कुछ नई टाइप्स आ चुके हैं, वर्ड रीशफल आ चुका है, सेंटेंस के पार्ट्स रीशफल आ चुका है, वो वाले पार्ट भी आपको, वो वाले क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। क्लोज टेस्ट में आपको, क्लोज टेस्ट तो आता ही है, कई बार क्लोज टेस्ट की जगह पे डबल फिलर्स आ जाते हैं, सिंगल फिलर्स आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपको कवर करने हैं अपनी प्रैक्टिस में, जो हम अपनी सीरीज में कवर करते आए हैं अभी तक। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो विदाउट डाउट रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई चांस ही नहीं है कि ये ना पूछे वो एग्जाम में। तो ये सारे वो पार्ट है जो आपको अपने एग्जाम के लिए जरूर कवर करना है, और ये तो बेयर मिनिमम है, इसके बिना आपका एग्जाम में काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अब चलते हैं गाइज अपने मेंस में, फेज 2 के एग्जामिनेशन में। तो मेंस में एग्जामिनेशन में क्या चेंजेस आए हैं आपकी बार, और आपको उसमें क्या समझना है गाइज, ध्यान से देखना। अब रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें गाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज करने की बजाय उसने क्या किया है, उसने अब की बार वेटेज चेंज की है। इसमें देखना, जो रीजनिंग एबिलिटी जो 50 मार्क्स का होता था वो अब की बार 60 मार्क्स का है। तो दैट मीन्स 40 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के, तो दैट मीन्स हर क्वेश्चन की वेटेज कितनी है, 1.5 मार्क्स। ठीक है, अगर मैं डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात करूं, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, तो देखना नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 हैं लेकिन वेटेज 60 मार्क्स है, तो दैट मीन्स हर क्वेश्चन की वेटेज कितनी हो गई, 2 मार्क्स। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज की, मतलब जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें 60 क्वेश्चंस हैं और वेटेज भी 60 मार्क्स ही है, दैट मीन्स हर क्वेश्चन की वेटेज है 1 मार्क। और अगर इंग्लिश की बात करें तो देखना गाइस उसने कितना, जैसे उसने प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए थे, अब यहां पे उसने क्या किया है, इंग्लिश की वेटेज आधी कर दी है। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है आपके पास, लेकिन वेटेज कितनी है इसकी, 20 क्वेश्चंस है, सॉरी 20 मार्क्स है, तो दैट मीन्स एवरी क्वेश्चन इज फॉर 0.5 मार्क्स। तो अब डिफरेंस समझो गाइस, मेंस में आपको रीजनिंग में हर क्वेश्चन की वेटेज 1.5 मार्क्स है, मैथ्स में हर क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस में हर क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क है, और इंग्लिश में हर क्वेश्चन की वेटेज 0.5 मार्क्स है। लेकिन आपको ये याद रखना है गाइस कि इसमें एग्रीगेट कट ऑफ और आपको इंडिविजुअल कट ऑफ, मतलब सेक्शनल कट ऑफ, दोनों क्लियर करनी होती हैं। इसमें पढ़ना ध्यान से गाइस, ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, दैट इज टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर में अलग से इंडिविजुअली मेंस के एग्जाम में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है इन सभी सब्जेक्ट की। तो इससे हमें क्या वेरिएंस समझ आता है गाइज, ये क्यों किया गया है, क्या इंपैक्ट है इस चीज का। अब गाइज होता क्या था, जब बच्चा प्रीलिम्स, तो मेरे ख्याल से बच्चा जब तैयारी अच्छी करके जाता है तो वो क्लियर कर लेता है, लेकिन यहाँ पे मेंस में दिक्कत क्या आती थी गाइज, मेंस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग इतना मुश्किल आता था कि जो एवरेज स्टूडेंट है और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है
दोनों के लगभग लगभग ना मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता था। मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर कोई बच्चा लेट्स से एवरेज स्टूडेंट अगर 10 से 12 मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो जो टॉपर है ना वो भी कहीं ना कहीं 14 15 16 मार्क्स ही स्कोर कर रहा होता था। तो वो जो गैप था ना वो नहीं आता था। और इन द मीन टाइम क्या होता था कि किसी ने अगर इंग्लिश में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर दिया तो वो टॉपर से भी आगे निकल जाता था। तो वही डिफरेंस अब की बार लाने के लिए अब की बार देखना गाइस क्या होगा, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। तो अगर जो टॉपर है अगर उसने 30 में से लेट्स से अगर उसने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उसके 30 स्कोर आ रहा है। लेकिन वहीं पे जो एवरेज स्टूडेंट है जिसने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसके 20 मार्क्स आ रहे हैं। तो वहां 20 और उधर 30, तो अब 10 मार्क्स का गैप क्रिएट होगा। तो ये एक डिफरेंस है बहुत बड़ा जो हमने ऑब्जर्व किया है कि अब की बार मेंस में ज्यादा वेटेज जो पहले रीजनिंग और मैथ्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की नहीं होती थी, अब की बार रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वेटेज डबल ऑलमोस्ट डबल कर दी है उसने इन द मेंस एग्जामिनेशन, और इंग्लिश की वेटेज आधी कर दी है। तो इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आप सिर्फ ये पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे अब की बार, क्योंकि इसमें वेटेज सिर्फ कितनी है 20। तो इंग्लिश में से 40 में से अगर आपने 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए तो भी आपके कितने क्वेश्चन मार्क्स बन सकते हैं, मैक्सिमम 15 मार्क्स बनेंगे। ठीक है, या अगर आपने मान लो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 12.5 मार्क्स बनेंगे। अगर आपने 20 या 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपके 10 मार्क्स बनेंगे। वहीं पे मैथ्स में अगर आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपके 30 मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपके 40 मार्क्स बन रहे हैं। तो ये वेटेज की वजह से ना बहुत गेम अब की बार गेम चेंज होगा अब की बार, और ये आपको अपने दिमाग में रख के चलना है गाइस। ठीक है, ये था आपका ऑब्जेक्टिव पेपर। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की। अब उसने डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी बहुत घुमा दिया है पेपर अब की बार। क्यों? क्योंकि गाइस अब तक वो दो चेंजेस हैं बड़े जो आपको समझने हैं। पहला, वो पहले हमेशा मेंशन करता था कि 2 क्वेश्चंस आएंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, लेकिन अब की बार उसने बिल्कुल मेंशन नहीं किया है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 1 क्वेश्चन आएगा, 2 आएंगे या 3 आ सकते हैं। तो वी आर नॉट श्योर, तो हमें सबकी तैयारी करके जानी पड़ेगी। हाँ, वेटेज उतनी ही है आपकी 50 मार्क्स, टाइम उतना ही है 30 मिनट्स, तो इसमें कोई चेंज नहीं है गाइस। लेकिन अब दूसरा जो बड़ा चेंज है वो है अपना सिलेबस का। पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते थे और वो क्या आता था, लेटर और एसे, राइट। लेकिन अब की बार उसने ना लेटर दिया है और ना ही एसे दिया है। अब की बार उसने क्या किया है, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग, अभी उन्होंने 4 टॉपिक दे दिए हैं। और हो सकता है इन 4 में से किसी 2 पे क्वेश्चन आए या 3 पे क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें चारों को प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। दैट इज द न्यू चैलेंज दैट दे हैव थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अस। लेकिन अब डरना नहीं है गाइस, इसकी तैयारी हम बड़े अच्छे से बड़े आराम से कवर करेंगे, क्योंकि ये हम आप अपने अपने ही चैनल पे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में, रेगुलेटरी बॉडी में यही क्वेश्चन आते हैं गाइस। आरबीआई, सेबी, नबार्ड, आईएफएससी, पीएफआरडीए, इनमें यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप बड़े आराम से हमारे एक्सपीरियंस से वो कवर कर पाओगे। अब मेंस में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब वो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एग्जाम पैटर्न का जो चेंज है और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमने समझ लिया है बड़े आराम से यहाँ पे। अब देखते हैं कि इसमें स्ट्रेटजी क्या बननी चाहिए अपनी प्रेपरेशन की हमारी। तो गाइज अगर हम मेंस की बात करें तो ईमेल राइटिंग में हमें क्या क्या चीज पे फोकस करना है। ईमेल राइटिंग जब आप सीख रहे हो तो आपको समझना है कि ईमेल जब लिखते हैं तो उसका पर्पस और इंटेंट क्या है। ठीक है, जिसमें आपको व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ईमेल। ठीक है, डज द ईमेल एड्रेस द रेसिपिएंट्स नीड्स, मतलब जो सामने वाले को आप मेल लिख रहे हो तो उसकी जो मतलब जिसको हम कोहेरेंस बोलते हैं, इज द ईमेल कोहेरेंट टू द स्पेसिफिक सिनेरियो मेंशन टू यू, व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड, वो आपको वहां पे मेंशन करना होता है। कंटेंट और स्ट्रक्चर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही हैं कि जो डिटेल्स और जो इन्फॉर्मेशन दी है बॉडी में ईमेल में क्या वो रेलेवेंट है या नहीं है। और दूसरी चीज जो हाईलाइट एक्शन पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं क्या वो मतलब वायबल है या नहीं है। और तीसरी चीज ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ईमेल कैसे शुरू की जाती है, डू वी स्टार्ट फ्रॉम सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस, डू वी स्टार्ट फ्रॉम डियर सर और डियर रिस्पेक्टेड सर, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इसके अंदर। क्लोज कैसे करते हैं, सैल्यूटेशन कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे दिया जाता है, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं ईमेल राइटिंग में। सेकंड, अगर हम बात करें रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट क्या होता है गाइस, कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा मतलब कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो हो चुका है उसको रिपोर्ट करना होता है हमें। तो रिपोर्ट राइटिंग में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट और स्कोप समझना है कि टॉपिक क्या है, इशू क्या, और उसमें जो स्ट्रक्चर जो रिपोर्ट आप बना रहे हो, इज इट highlighting all the findings and the recommendations that are required from the report,
फिर डिटेल्स और डेटा, जो डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, जो स्पेसिफिक्स रिक्वायर्ड हैं, जो आपको वहां पे अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करने पड़ेंगे, क्या वो आप इंक्लूड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आर देयर इनसाइट्स इनटू द रिपोर्ट और नॉट। एंड देन थर्ड, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, आप एनालिसिस ड्रॉ करते हो या नहीं करते हो, और क्या रिकमेंडेशन देनी चाहिए या क्या एक्शन पॉइंट्स होने चाहिए, क्या आप वो मेंशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चीज़ों पे इम्पैक्ट रहेगा। और रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है गाइस, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट शुरू होती है टाइटल के साथ, फिर डेट, फिर राइटर्स नेम, उसके बाद आपका एक ब्रीफ समरी आती है, फिर आप एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बनाते हो, पूरा अपना एक, फिर आप अपना बॉडी पैराग्राफ बनाते हो, फिर लास्ट अपना रिकमेंडेशंस वाला पैराग्राफ बनाते हो, एंड देन यू क्लोज द रिपोर्ट बाय गिविंग द लास्ट रिक्वायर्ड सजेशन। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एसे राइटिंग, सॉरी ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। अब प्रेसी इज बेसिकली व्हाट, समराइजेशन ऑफ अ बिग पैसेज। तो हो सकता है कि आपको एक पैसेज दे दे वो, और उसको पढ़ के आपको शॉर्ट करना पड़े अपने खुद के वर्ड्स में, 100 वर्ड्स या 120 वर्ड्स में। तो प्रेसी राइटिंग के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या कंटेंट है उसका और क्या फोकस है, आर यू एबल टू समराइज द की पॉइंट्स, के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या आप वो ढूंढ पाओगे, और दूसरी बात क्या आप उनको आर्टिकुलेट कर पाओगे अपने खुद के वर्ड्स में। तो दैट इज द आर्टिकुलेशन और लेट्स से ड्राफ्टिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो वो आपको डेवलप करनी है। क्या आपकी प्रेसी ओरिजिनल टेक्स्ट के विदाउट लूजिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, can you relate in your own words, and then what are the key details to be retained in a comprehensive summary or a précis। स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेसी का गाइस, प्रेसी कैसे लिखी जाती है, एक टाइटल दिया जाता है टॉप पे, और नीचे प्रेसी सिर्फ एक पूरे पैराग्राफ में लिखी जाती है, विच इज बेसिकली अ ब्रीफ और मिनिएचर ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। उसको कैसे क्रिएट करना होता है ये हम आपको अपनी लाइव क्लासेस में सिखाने वाले हैं गाइस। तो स्ट्रक्चर और स्टाइल, ओरिजिनल टेक्स्ट, क्लैरिटी क्या है, और कैसे आप इंट्रोड्यूस करते हो, कैसे आप फ्लो बनाते हो अपनी प्रेसी का, डू यू मेक एन ऑर्गेनिक प्रेसी, होलिस्टिक प्रेसी और नॉट, वो देखा जाएगा। और लास्ट है सिचुएशन एनालिसिस। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, सेंट्रल इशू क्या है जो उसने आपको सिचुएशन दी है, ठीक है, उसको कंटेक्चुअलाइज कैसे करना है, फिर उसमें क्या फैक्टर्स है जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, की कंपोनेंट्स क्या हैं, स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल अप्रोच, ये सारी आपको समझ होनी चाहिए जब आप अपनी सिचुएशन एनालिसिस को एक्सपैंड करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या देने हैं, केस स्टडी क्या बतानी है, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है, पोटेंशियल आउटकम क्या हो सकते हैं, और रिकमेंडेशन या सॉल्यूशन क्या है जो आप प्रपोज कर रहे हो अपने स्टेटमेंट एनालिसिस में। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं गाइस क्लासेस में। तो गाइस अब आप सोच रहे होगे कि सर ये तो बहुत चेंज आ गया है, इंग्लिश में 30, प्रीलिम्स में 30 की जगह 40 क्वेश्चन, मेंस में 40 क्वेश्चंस की वेटेज 20 मार्क्स है, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में तो उन्होंने पूरा पैटर्न ही बदल के रख दिया है। एसे लेटर नहीं आ रहा आपकी बार, ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस आ रहा है। तो ये हम कहाँ से पढ़ें, कोई बुक में नहीं मिलेंगे गाइस आपको, कोई बुक नहीं है जो सिचुएशन एनालिसिस पढ़ाती है या फिर रिपोर्ट राइटिंग पढ़ाती हो। मे बी कोई आपको प्रेसी राइटिंग तो शायद मिल जाए, लेकिन उसमें ईमेल राइटिंग कहीं नहीं मिलेगा। तो 4 में से 3 कंपोनेंट तो आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाले। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई बुक आपको रेफर कर दूं, सर ये पढ़ लो इससे आ जाएगा, ऐसी कोई बुक नहीं है। आपको ये सीखना पड़ेगा, और कोई ना कोई मेंटर या टीचर ही आपको ये सिखा सकता है जिसको एक्सपीरियंस हो इन चीज़ों का, कि रिपोर्ट राइटिंग के वैल्यूएबल्स क्या हैं या इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, प्रेसी कैसे बनाई जाती है, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, हाउ टू इनिशिएट इट। तो वो सारी अप्रोच आपको कहाँ से मिल सकती है, अब उसी के लिए मैं अब आपको बताऊंगा इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस अपनी तैयारी के लिए, एक रीडिंग हैबिट शुरू करो। Cultivate reading habits by reading newspapers, editorials, journals, and especially for improving your reading comprehension part। क्योंकि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रीलिम्स में भी आएगा और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स और रीडिंग स्पीड और रीडिंग एबिलिटी, कंजम्पशन एबिलिटी, ये आपकी काफ़ी हाई होनी चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग। तो अपनी रीडिंग हैबिट बनाना शुरू करो गाइस आज से। डेली रीड एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स और पीरियोडिकल्स जो रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज, या ऐसे इश्यूज विच आर इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज। ठीक है, कोई पॉलिटिकल इशू मत पढ़ो, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इधर हो गया, कुछ हो गया, ये सब छोड़ के जो नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी, फाइनेंस या सोशल इश्यूज, ग्लोबल वार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक कार्स, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों के बारे में पढ़ो। और इकोनॉमी के बारे में ट्रेड लिंक और डी डॉलराइजेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू ग्रास्प व्हाट इज गिवन टू यू।
सेकंड, टाइम प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस को टाइम बाउंड बेसिस पे शुरू करो, क्योंकि अब टाइम एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, तो दिस इज द लास्ट स्ट्रेच गाइस। तो अब आपको बिल्कुल टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है और सिमुलेशन करनी है बिल्कुल टाइम बेस्ड बेसिस पे, कि 20 मिनट है तो 20 मिनट में 40 क्वेश्चन में से देखो कितने होते हैं। मेंस में अगर आपको 40 क्वेश्चंस है तो 20 मार्क्स के लिए कितने अटेम्प्ट करने चाहिए आपको लॉजिकली। तो टाइम बेस्ड अप्रोच करो, फिर अपनी वोकैबुलरी का एक जर्नल बनाओ गाइस। जो भी आप नया वर्ड आपके सामने आता है, डू राइट इट डाउन। देखो हो सकता है गाइस कि कुछ आप बहुत बच्चे बोलते हैं सर कोई बुक बता दो या कोई लिस्ट बता दो जो पढ़ के हम वोकैबुलरी तैयार कर पाए। देखो गाइस, इट्स सब्जेक्टिव एक्चुअली। कोई वर्ड है जो आपको आता है लेकिन किसी दूसरे को ना आता हो, या हो सकता है कोई वर्ड किसी दूसरे को आता हो आपको ना आता हो। तो ऐसी क्या कोई लिस्ट हो सकती है जो सबके लिए एक कॉमन लिस्ट है? नहीं। फिर वो लिस्ट तो फिर डिक्शनरी ही है गाइस। अब वो लिस्ट में से भी गारंटी नहीं है कोई कि उसमें से आएगा या नहीं आएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सब्जेक्टिवली काम करना पड़ता है अपने हिसाब से। तो अपना एक जर्नल बनाओ, अपनी एक फाइल बना लो अपने पीसी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहां पे आप जो भी नया वर्ड आपको सामने आए आप उसका मीनिंग देखो, उसके मीनिंग के साथ उसको कॉपी करके पेस्ट कर लो वहां पे, ताकि बाद में जब आप रिवाइज करो तो आप सेलेक्टेड वर्ड्स को रिवाइज कर रहे हो। ये नहीं कि हर वर्ड अंधे की तरह, मतलब पागलों की तरह लगे पड़े हो रटने में। तो दैट विल बी अ डायरेक्टेड अप्रोच, और आपके पास एक डायरी बन जाएगी अपनी खुद की कि ये वर्ड्स हैं जो मुझे नहीं आते थे लेकिन अब मुझे ये सीखने हैं। तो ये समझ रहे हो डायरी जर्नल बनाने का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने मॉक्स को एनालाइज करने लगो, एक्यूरेसी पे फोकस करो। अब एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी दोनों रोल प्ले करेंगे अब। ठीक है, गलतियां ना हो, गलतियां किस टॉपिक में ज्यादा हो रही हैं उसको इंप्रूव करना। तो ऐसी स्पेसिफिक अप्रोच आपको अब लगानी पड़ेगी अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर हम कहाँ से कवर कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो ये मैं बताता हूँ गाइज आपको, हमने अभी क्रैश कोर्स लॉन्च किया है SBI PO के लिए, जिसमें आपको प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग से क्लासेस मिलती हैं, जिसमें लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं हर रोज सुबह 10:30 बजे। तो हर रोज सुबह 10:30 बजे इसमें क्लासेस शुरू हो चुकी हैं गाइज, कल परसों शुरू हुआ है ये। और आप अभी भी ज्वाइन करोगे तो लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिलती हैं बाद में। ठीक है, साथ के साथ क्या मिलता है आपको, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं अपना पूरे एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग, बिल्कुल नए पैटर्न पे। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, जिसमें PYQs आपको लेवल समझ आता है। सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर, जहाँ पे आप सेक्शनल आपने कवर कर सकते हो। जैसे इंग्लिश के लिए 10, क्वांट्स के लिए 10, रीजनिंग के लिए 10 टेस्ट अलग अलग मिलेंगे, प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग। तो 60 टेस्ट ये हो गए आपके। उससे पहले आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल रहे हैं, कि हर चैप्टर पे अलग अलग आपको टेस्ट मिल रहे हैं। तो पहले आप चैप्टर को प्रैक्टिस करो चैप्टर वाइज, फिर आप सेक्शनल करो, सेक्शनल के बाद फुल लेंथ टेस्ट करो, साथ साथ PYQs करो और अपनी क्लासेस लगाते रहो। वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा आपके लिए ये। तो गाइज इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, और इस पे अभी बड़ा जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है। तो गो गेट एनरोल्ड इन दिस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन। तो गाइज अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, जो हमने एनालिसिस आपको बताया पूरे पैटर्न चेंज का और क्या आने वाला है अब एग्जाम में, तो डू लाइक द सेशन एंड डू शेयर योर इनपुट विद द इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। और आपका अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो गाइज, you can always call us on this number during the office hours, that is 81462 07241. Yeah, you can also drop us an email on our email ID, that is hello@edutab.co.in. तो आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर एंडेवर्स अहेड गाइज। आई होप के जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है आपकी बार, उसको हम अपनी एक बेनिफिट बना के चलेंगे कि यार अब की बार हमें पैटर्न का हमें पता है क्या चेंज है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या डिफरेंस होगा अब की बार। प्रीलिम्स में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मेंस में उतने ऑब्जेक्टिव में आधा हो गया है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपका बिल्कुल ही क्वेश्चन बदल दिए उसने। तो ये सारी चीजें ध्यान रख के आपको अपनी प्रिपरेशन को बनाना है। और हमने अभी जो YouTube पे सीरीज शुरू की है 21 डेज 21 मॉक्स, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। डेली आपकी क्लासेस होंगी, डेली मॉक होंगे उसमें, और वहां से भी आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। और लाइव क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, उसमें आपको लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप अपने टीचर से, फैकल्टी से अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी हेड। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सो हैविंग सेड दैट, आई टेक योर लीव फॉर टुडे। ऐसे ही और सेशंस हम आपके लिए आगे भी लेके आते रहेंगे। सो डू ज्वाइन द चैनल, और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा आपको, ये सारी PDFs उस पर आपको फ्री में मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच once again guys, keep on working hard and happy learning to all of you. Thank you, bye bye.